रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिंगी दाई। सिंगी दाई एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हम रोमांचित हो उठते हैं। हम गर्व महसूस करते हैं। दिलो दिमाग पर एक अनजानी सी चहक जगती है। कैसी रही होगी सिंगी दाई, कैसा होगा उनका व्यक्तित्व, कैसे उन्होंने अपनी कर्मठता से नेतृत्व संभाला था, जबकि उन्हें पता था कि अपने राज्य में अभी एक भी सेना नहीं है, एक भी पुरुष नहीं है। एक उरांव महिला जो बहुत ही योग्य, वीर योद्धा, अक्लमंद, चातुरी और ना जाने किन किन शब्दों से हम उन्हें अलंकृत करते हैं, फिर भी कम है। ऐसी थी हमारी वीरांगना सिंगी दाई। आज हम उन्हें रोहतासगढ़ के इतिहास में ही सुनते हैं। रोहतासगढ़ के राजा का नाम रुइदास था। उनकी इकलौती पुत्री थी राजकुमारी सिंगी दाई। कुड़ुक भाषा में राजकुमारी और राजकुमार शब्दों की अवधारणा नहीं है, इसलिए हम उन्हें राज की बेटी के रूप में ही बात करते हैं। राजा रोहिदास का रोहतासगढ़ कैसा था, उनका राजकाज कैसा था, उनका जीवन, रोहतासगढ़ की जनता, राज का क्षेत्र, उनकी संपन्नता, जनता की जीवन शैली इत्यादि संपूर्ण बातें हमें उड़ाव कुड़ुक लोक गीतों में मिलता है। उनके संपूर्ण लोक साहित्य में, लोक कथाओं में, लोक कलाओं में, लोक जीवन में और कई माध्यमों से अब भी जीवित है उनका सजीव इतिहास। सिंह दई बचपन से ही बहुत चंचल व निडर थी। वह ताकतवर भी थी। जितनी उसकी शारीरिक क्षमता थी, उतनी ही वह कुशाग्र बुद्धि की थी। वह अपने पिता रुइदास को राजकाज के मामले में सहयोग किया करती थी। कई मामलों में पिता उससे सलाह मशवरा किया करते थे, जिसे बाप बेटी के अलावा कोई नहीं जानता था। कई बार रानी सिंगी की माँ राजा से कहा करती थी, बच्ची के खेलने कूदने का समय है, उससे राजकाज की बातों में मत उलझाइए, वह परेशान हो जाएगी, उसका शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाएगा। इस पर राजा कहते, तुम्हें मेरी बेटी के सर्वगुण संपन्नता का अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी क्या कर सकती है। इस तरह से बाप को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। सिंह की घोड़सवारी भी खूब किया करती थी। सेनापति की बेटी कैली उसकी अच्छी दोस्त थी। दोनों सहेलियां लंबी घुड़सवारी के लिए निकल जाया करती थी। ऐसे समय में दोनों ही आम पुरुष वेशभूषा में होती थी। इससे उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाता था। घुड़सवारी के कई मकसद होते थे। राज की जनता की सुख दुख, उनकी जरूरतें एवं देश की जानकारी लेना, कहीं से कोई घुसपैठिया ना प्रवेश करे, कहीं कोई दुश्मन आक्रमण ना करे, इस तरह कई बातों की जानकारी वह चुपचाप से लिया करती थी। इस तरह से घुड़सवारी के आनंद के साथ साथ राजहित में आवश्यक कार्य भी हो जाया करता था। कुल मिलाकर सिंगी सर्वगुण संपन्न थी। उनकी यह सर्वगुण तब काम आया जब चेरो, खैरवार और अन्य पड़ोसी राजाओं ने रोहतासगढ़ में आक्रमण किया। कई पड़ोसी राजाओं ने अकेले अकेले रोहतासगढ़ में आक्रमण किया, लेकिन रोहतासगढ़ की सैन्य क्षमता के सामने वे कभी टिक नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में सभी पड़ोसी राजाओं ने सलाह किया कि हम सब मिलकर ही रोहतासगढ़ को पराजित कर सकते हैं। अकेले अकेले लड़ाई करके तो हम सबकी दुर्गति ही हो रही है। इस प्रकार सबने मिलकर तैयारी के साथ रोहतासगढ़ में आक्रमण कर दिया। लेकिन रोहतासगढ़ का साम्राज्य बहुत सशक्त और ताकतवर था। अतः पड़ोसी राजाओं की अच्छी तैयारी के बाद भी वे रोहतासगढ़ को नहीं जीत पाए। कई बार की चढ़ाई के बाद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। पड़ोसी राजाओं की योजना बनती रहती थी, पर उन्हें हार जाने का डर भी सताया करता था। अतः सभी मिलकर मंथन किया करते थे। तभी एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। रोहतासगढ़ से एक ग्वालिन दूध देने पड़ोसी राज्यों में जाया करती थी। क्योंकि वह रोहतासगढ़ की रहने वाली थी, अतः उस राज्य में प्रत्येक क्रियाकलाप उसे पता था। प्रत्येक पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, उन सब का संचालन, प्रावधान इत्यादि उसे मालूम था। प्रतिदिन की तरह वह ग्वालिन स्त्री दूध देने पड़ोसी राज्य में गई। वहां वह बातों ही बातों में बता आई कि उरांव समाज के प्रत्येक वर्ष बीसू सिंदरा का आयोजन होता है। यह सिंदरा का त्योहार
वैशाख के महीने में होता है और इस आयोजन में सभी पुरुषों का शामिल होना आवश्यक होता है। इस तरह गांव, घर और पूरे राज्य में सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। यह बात अन्य राज्य के गुप्तचरों तक पहुंच गई। सभी पड़ोसी राजाओं को एक सूत्रधार मिल गया। इन सब ने मिलकर निर्णय किया, यदि इसी विशेष समय पर रोहतासगढ़ में चढ़ाई की जाए तो हमें सफलता मिल सकती है। उस ग्वालिन की बात लोगों को जच गई। उसे पड़ोसी राजाओं ने बुलाया और चुपके से उसे मुंहमांगी कीमत पर गुप्तचर के काम में लगा दिया। लालच के आगे सब कुछ झुक जाता है। ग्वालिन लुंदरी भी अपवाद नहीं थी। उसने खुशी खुशी इस काम के लिए अपनी सहमति दी और लग गई अपने काम पर। अब वह प्रत्येक दिन की खबर पड़ोसी राज्यों को देने लगी। अब ग्वालिन लुंदरी ने आने वाले वर्ष में बीसू सेंदरा का दिन और समय के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि वह उसी राज्य की महिला निवासी थी, किसी को भी संदेह नहीं हुआ। महिलाओं ने उसे बता दिया कि वह सेंदरा 1 महीने तक होगा और इस दिन गांव से सभी पुरुष सेंदरा खेलने निकल जाएंगे। राज्य में सिर्फ महिलाएं ही होंगी। इन सब बातों की जानकारी लेकर वह ग्वालिन दूसरे पड़ोसी राज्य में गई और सारी बातों को विस्तृत रूप से बताया। पड़ोसी राजा बहुत खुश हुए। वे सभी विशेष मौके की ही तलाश में थे। सभी पड़ोसी राजाओं ने मिलकर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और निश्चित दिन पर आक्रमण करने का इंतजार करने लगे। राजकुमारी सिंगी देवी हमेशा से सचेत रहती थी। वह काफी बहादुर और समझदार थी। राजा जब भी बाहर होते तो वे राजकुमारी को सारी जिम्मेदारियां दिया करते थे। उरांव समाज के नियम के अनुसार बीसू सेंदरा में सभी पुरुषों को जाना अनिवार्य होता है। अतः गांव में सिर्फ महिलाएं ही होती है। उरांव समाज में स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा रही है। अतः इस 1 महीने महिलाओं के जिम्मे पूरा राज काज होता था। इसकी देख-रेख सिंगी दाई की अगुवाई में होता था। सिंगी दाई की करीबी सहेली कैली दाई थी। वह उरांव सेना के सेनापति की बेटी थी। दोनों बहुत ही तेज तर्रार व कुशाग्र बुद्धि की थी। पूरे उरांव राज को इन दोनों बेटियों पर नाज था। देखते देखते बीसू सेनरा का समय आ गया। ग्वालिन के बताए अनुसार पड़ोसी राजाओं ने अपनी तैयारी कर ली थी। निश्चित समय पर बैसाख के महीने में उरांव समाज के पुरुष बीसू सेनरा के लिए निकल पड़े। यह सेंदरा 1 महीने के लंबे समय तक के लिए होता है। इस सेंदरा में उरांव समाज से जुड़ी संपूर्ण बातों, नीति नियमों, पर्व त्योहारों, परंपराओं इत्यादि की बातें होती है। समाज से जुड़ी मान्यताओं का पुनर्निरीक्षण परीक्षण होता था। समय और जरूरत के अनुसार नियमों, नीतियों में फेरबदल भी किया जाता था, जो आज भी होता रहा है। इस तरह से संपूर्ण उरांव समाज का संचालन अकेले राजा की सोच और नीतियों से न होकर संपूर्ण समाज की सहमति और सुविधा से होता था। उरांव समाज में राजा प्रजा में भेदभाव नहीं था। मालिक नौकर, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि उरांव साम्राज्य बहुत ही संपन्न और खुशहाल था। उनकी संपन्नता और खुशहाली देखकर पड़ोसी राजाओं को ईर्ष्या होती थी और वे ललचाए नजरों से रोहतासगढ़ को देखते थे तथा उससे हासिल करना चाहते थे। पुरुषों द्वारा सेंद्रा में चले जाने के बाद अब गांव में राज में सिर्फ महिलाएं ही रह गई थी। पड़ोसी राजाओं को तो इसी का इंतजार था। उन्होंने उमंग व उत्साह के साथ रोहतासगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सिंहगी हमेशा सचेत थी ही, उसे इस आक्रमण का पता चल गया। उसने महिला सेना को तुरंत आदेश दिया और अपने नेतृत्व में कैली दई के साथ डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया। उसके कुशल नेतृत्व में सभी महिला पुरुष वेश में लड़ती रहीं। अंततः दुश्मन पराजित होकर भाग खड़े हुए। कुछ ही दिनों बाद दुश्मनों ने पुनः रोहतासगढ़ में हमला बोला, पर इस बार भी उन्हें इन महिला सेनाओं से, जो पुरुष के वेश में मुकाबला कर रही थी, मुंह की खानी पड़ी। इस तरह से इस महिला सेना ने दुश्मनों को 3 बार हराया। अब पड़ोसी राजा ठंडे पड़ गए थे। तब एक दिन उन्होंने ग्वालिन लुंदरी को पकड़ा और पूछा, तुम तो कहती थी सभी पुरुष सिंदरा त्योहार में चले जाते हैं, पर पुरुष सैनिक तो थे। यह सुनते ही ग्वालिन हंस पड़ी और उन्हें धिक्कारते हुए बोली, छी छी छी, तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। तुम लोग तो महिलाओं से भी हार गए, वो भी 1 बार नहीं 3-3 बार। डूब मरो तुम लोग।
पर उन राजाओं को ग्वालिन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने उसे डराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी झूठ बोलने की सजा मिलेगी। पर ग्वालिन सच्ची बात जानती थी। उसने निडरता से कहा, यदि आप लोगों की मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो अभी भी जाकर देख लीजिए। उन्होंने अभी नदी नहीं पार की होगी। नदी पार करने के क्रम में वे हाथ मुंह धोएंगी। यदि वे पुरुष हैं तो एक हाथ से अपना हाथ चेहरा धोएंगे, लेकिन अगर वे महिलाएं हैं तो दोनों हाथों से अपना चेहरा धोएंगी। यह सुनते ही राजाओं ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया। सभी गुप्तचरों ने वही देखा जो ग्वालिन ने बताया था। गुप्तचरों की बात सुनकर सभी राजाओं की मुट्ठियां भींच गई। वे गुस्सा भी दिखा रहे थे और स्वयं लज्जित भी थे। पर अब उन्हें ग्वालिन की बात का पूरा यकीन हो चुका था। अब उन्होंने चौथी बार आक्रमण की तैयारी की और सिंगी दई की सेना को ललकारा। इतने कम समय में चौथी बार का आक्रमण किसी ने भी सोचा ही नहीं था, और यही कारण था कि सिंगी दई ने राजा को सूचना भी नहीं दी थी। अभी तो वह निश्चित होकर लौट ही रही थी कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला, और अतः इस चौथे आक्रमण में सिंगी दई में असमर्थता दिखाई दी। पड़ोसी राजाओं ने अधिक तैयारी के साथ चौथी बार आक्रमण की थी। इस बार सिंगिदय उन राजाओं से लोहा लेने में असमर्थता महसूस करने लगी। उनके हाथों पकड़ा जाना तो और भी बुरा है, स्त्री होने के सम्मान को भी ठेस है। अतः राज की सभी महिलाओं को लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाना ही उचित समझा गया। इस तरह अपनी गौरवमयी सुंदर स्थापित राज्य को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। कुछ महिला सैनिकों को उन्होंने पुरुषों के पास सेंद्रा स्थल की ओर इसकी सूचना भेज दी। अब ये सभी गुप्त रास्ते से निकल गईं। जंगल सेंद्रा में गए पुरुष और सूचना देने वाली महिलाएं, इनका एक भाग अलग दूसरे रास्ते में भटक गए और पहला जत्था दूसरे रास्ते पर चला गया। आगे पीछे अलग अलग दो समूहों में होने के कारण एक समूह झारखंड के छोटा नागपुर घुसा और दूसरा समूह राजमहल की पहाड़ियों की ओर चला गया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो घनघोर जंगल में रास्ता तय करना, जंगली जानवरों का खतरा, छोटे छोटे बच्चों को संभालना, भूख प्यास इत्यादि। चलते चलते रात हो गई। उन्हें रात में रुकना भी जरूरी था। रात के अंधेरे में उस घनघोर जंगल में चलना संभव नहीं था। अब रात्रि विश्राम के लिए सिंगी दई और कैली दई सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। बुजुर्ग महिला बच्चे सभी भूख प्यास से बेहाल थे। इसी दौरान उन्हें एक विशाल गुफा और करम का वृक्ष दिखाई दिया। करम वृक्ष उरांव के लिए आराध्य है। वे इस पर काफी श्रद्धा रखते हैं। अतः उस करम पेड़ और गुफा के आसपास का काफी निरीक्षण कर देखा गया और इसे काफी सुरक्षित पाया गया। इस तरह सभी वहां पर रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। दुश्मन लोग सिंगी दई, कैली दई और चंपू दई को ढूंढ रहे थे। वे उनका पीछा करते करते उस क्षेत्र तक पहुंच गए, लेकिन जंगल की सघनता और सिंगी दई की बुद्धिमत्ता ने उन सब को चकमा दे दिया। दुश्मन उस समूह को ढूंढ नहीं पाए और आगे बढ़ गए। क्योंकि उरांव समुदाय प्रकृति में जीता है, उससे अथाह प्रेम करता है, उसे अपने जीवन समान समझता है। अतः इस दुखद घड़ी में प्रकृति ने भी उनका संरक्षण किया, उन्हें दुश्मनों से बचाया। करम वृक्ष की आराधना रोहतासगढ़ में भी होती थी, इसलिए सभी इस आराध्य देव वृक्ष को जानते पहचानते थे, उसकी श्रद्धा आदर सम्मान करते थे। इसीलिए जाने के क्रम में करम वृक्ष अपने आराध्य देव वृक्ष को देखकर ही उन्होंने वहां शरण ली थी। शायद ये ईश्वर की लीला ही थी कि उन्होंने उनके लिए ये सुरक्षित स्थान दिखा दिया। करम के कई पुराने पुराने विशाल वृक्ष आज भी रोहतासगढ़ किले के निकट शान से खड़े हैं और अपने उरांव कुड़ुक साम्राज्य की भव्यता का सबूत दे रहे हैं। रोहतासगढ़ का किला अभी भी देखा जा सकता है। किले की संरचना कितना विशाल, भव्य और सुंदर है। उसकी संरचना से ही उरांव, घर-द्वार, उनकी कला और जीवन शैली का पता चलता है। राजकुमारी सिंगी दई की याद में आज भी उरांव समाज मुक्का सेंद्रा अर्थात जनी शिकार का आयोजन करता है। यह मुक्का सेंद्रा प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और सिंगी दई को नमन, सम्मान और स्मरण किया जाता है।